हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सामान्य ज्ञान को कवर किया जा रहा है, वो भी लूसेंट से, जिसमें अभी हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, जिसके अभी काफ़ी सारे पार्ट जो हैं इसके लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अभी हमारे आपका स्टार्टिंग से जहाँ से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू होता है वहाँ से इसको कवर किया गया है और आपका राज्यों तक कवर हो गया है। उसमें आपके संघीय न्यायालय मतलब कि मैक्सिमम टॉपिक जो पॉलिटी के हैं वो ऑलरेडी कवर हो गए हैं। अभी इसके लास्ट पार्ट में अभी तक ये मुख्यमंत्री तक के टॉपिक को कवर किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में है, यहाँ से इसको कवर किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वह राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है और इस बारे में जहाँ तक उचित समझे उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त है। तो ये विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यपाल नियुक्त किए राष्ट्रपति के द्वारा जो ये उपराज्यपाल और उनके प्रशासकों को नियुक्त किया जाता है, तो कहीं कहीं वहाँ उनका नाम प्रशासक होता है और उनको उपराज्यपाल कहा जाता है, कहीं पर मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो इनके संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 का 5 के अंतर्गत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बल्कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद का धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के के अंतर्गत दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, जिसमें भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा से लिया गया है। तो संघवाद की प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका के विभाजन की परिधि बाहर रखी गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है, जिसके अंतर्गत आपकी पहले नंबर पर आती है संघ सूची, दूसरी आती है राज्य सूची, तीसरी आती है समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है, जिसमें पहले नंबर पर आती है आपकी संघ सूची, जो कि उन विषयों पर शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हों और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को होता है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं और मूलतः जब ये सूची बनाई गई थी तब इसमें 97 विषय थे, जिसके अंतर्गत प्रमुख विषय आते हैं आपके रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि इसके अंतर्गत आता है। अब आती है राज्य सूची। राज्य सूची के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपके मूलतः जब ये सूची बनाई गई थी तब 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। इनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थानीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है, जिसमें प्रमुख है जैसे कि लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय और सिंचाई इसके अंतर्गत आते हैं। अब आती है आपकी समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत शामिल विषयों में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। और इसमें जो अभी प्रेजेंट में 52 विषय हैं, लेकिन जब ये बनाई गई थी तब 47 विषय थे। उनमें प्रमुख आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना एवं वन आते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। अब आती है अस्पष्ट विधायी शक्ति के बारे में, जो जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाता है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। अब भी वर्तमान में अंतिम प्रविष्टि संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2
का, 92 का और 92 खा में जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया। और अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है, जिसमें प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। और इसके अंतर्गत अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है, जिसमें 11 का, 17 का, 17 का, 20 का और 33 का को जोड़ा गया। अब आता है राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। कि संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कानून इसे कई बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है और राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। तो ये 2 सिचुएशन होती है। और अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। अब आता है संघ के प्रमुख राजस्व स्रोतों के बारे में, जिसमें आता है आपका निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक और शेयर बाजार आते हैं। और राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत आपका व्यक्तिगत कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायनों पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी आता है। केंद्रीय या राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति व सरकारिया आयोग इसके अंतर्गत आता है। सरकारिया आयोग को 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया हुआ और B. शिवरामन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य हैं। और आयोग ने कहा गया है कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करेगी और उससे संबंधित उचित परिवर्तन और प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करेंगी। इसे अपने काम पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है और इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा है। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई थी और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। और आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की हुई हैं। अब आता है आपका पुंछी आयोग के बारे में। पुंछी आयोग के बारे में बात की जाए तो इसे अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग का गठन कब किया गया था? अप्रैल 2007 में। किसके लिए? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में, और यह उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे थे। अब आता है कि इनके संदर्भ में 4 अन्य सदस्य थे, जिसमें धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर एन आर माधव मेनन, डॉक्टर अमरेश बागची है। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर वाजपेयी के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। और इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे और नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक हो गया था। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें आते हैं आपका सबसे पहले 247वां अनुच्छेद। 247वां अनुच्छेद कहता है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को उपबंध करने की संसद की शक्ति। 249 कहता है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामलों में संसद कानून बनाने की शक्ति। 250 के अंतर्गत आता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद के कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति हो या किसी अन्य राज्य के द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आता है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत कुछ मामलों में संघ एवं राज्यों के ऊपर नियंत्रण। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। अनुच्छेद 268 के अंतर्गत संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। अनुच्छेद 268 के अंतर्गत संघ द्वारा आरोपित और राज्यों द्वारा संग्रहित तथा उपयोग किया गया सेवा कर।
269 के अंतर्गत केंद्र द्वारा लगाए गए कर और संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर और संघ एवं राज्यों के बीच वितरण। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283 में संचित निधियाँ, आकस्मिकता निधियाँ तथा लोक लेखा निधि में जमा धनराशि। फिर आता है 286 जिसमें वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 में बिजली पर करों से छूट। 289 में किसी राज्य की संपत्ति और आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 में कुल व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 में भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार और 293 में राज्यों द्वारा लिए गए उधार इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में देखा जाए तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। इसे पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई और जिसके निम्न सदस्य में आते हैं प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इनके अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री करता है। और परिषद की बैठकों के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हो। अब पढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति कहा गया अस्तित्व में आई। उसे नीति आयोग का नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा केंद्र सरकार के साथ साथ यह राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। और यह केंद्र राज्यों सरकारों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों एवं रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। योजना आयोग के बारे में कि 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई और भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। और 15 मार्च 1990 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अब आता है नीति आयोग के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में, जो कि अभी आपके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें ये जो आपके कार्यकारी जो संगठनात्मक स्वरूप है इसमें चेंजेस हुआ है, तो इसको अपडेटेड करके पढ़ना है। अब आता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, जो कि योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और जो कि एक ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही संवैधिक निकाय। और प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग का सचिव भी इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के लिए मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार के दोनों योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। और के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी हुई है। अब नेक्स्ट आता है लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग के बारे में देखा जाए तो भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 ईस्वी में विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति की और वर्तमान में इनकी संख्या 10 होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है और यदि वह 6 वर्षों के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है और इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं, इनके अंतर्गत आता है।
अब आता है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया। इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है और राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लॉज झा के अंतर्गत किया गया है और वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब आता है इसमें पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके केशी नियोगी हैं, दूसरे के आपके के संथानम, तीसरे के ए के चंदा, चौथे के आते हैं डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार, पांचवें के महावीर त्यागी। तो इस तरीके से ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अब आता है वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में, जिसमें वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगामों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसी आगामों का आवंटन करना। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है और राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाहें देता है। अब आता है 15वें वित्त आयोग द्वारा इसमें प्रयुक्त हस्तांतरण सूत्र बताए गए हैं, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है। अब आता है निर्वाचन आयोग के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब होता है और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं और पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तो इस तरीके से वित्त आयोग में एक प्रक्रिया है। अब आता है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में, जैसे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना होता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है, जैसे कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अतः इसका निर्माण संविधान ने किया हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। अब साथ ही साथ जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने का वाला प्रथम राज्य गोवा है और ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया और 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा और ईवीएम की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन की मदद ली जा रही है और वीवीपैट की व्यवस्था के तहत वोट डालने की तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है और इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है और सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई हुई थी। अब आता है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में, जिसमें पहली आती है लोकसभा आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों के कुछ डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतने होती हैं और लोकसभा में 2% सीटें या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई होनी चाहिए। वर्तमान में
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल में ये प्रमुख दल आते हैं, जिसमें आपका अभी प्रेजेंट में आपके 5-6 राष्ट्रीय दल है। 6 राष्ट्रीय दल में आपके आते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी आती है। तो ये 6 दल अभी प्रेजेंट में आते हैं। अब आता है मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र के बारे में कि निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 में चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदानों पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची और सामान्य रूप से प्रतिवर्ष यह मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है और इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र होता है। वह इसके लिए आवेदन कर सकता है और एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। तो इस तरीके से है और ये प्रमुख क्षेत्रीय दल है और ये उनके प्रमुख चुनाव चिन्ह होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के कोई मतलब कि भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारों के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए इसमें रोक लगा दी गई है। परिसीमन आयोग को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के क्लॉज 3 की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। भारत का प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में, द्वितीय 1962 में, फिर 1973 में, फिर 2002 में बनाया गया था। अब आते हैं इसी के अंतर्गत कि परिसीमन आयोग 2002 के गठन के बारे में देखा जाए तो इसका गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की और नए परिसीमन में लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई और नए परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग में सदस्य थे और इसमें परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों की किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्यसभा सभाएं विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती हैं और परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधि में से कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया गया। इसमें अनुसूचित जाति में जो पहले थी 79 थी लेकिन प्रेजेंट में 84 है। अनुसूचित जनजाति में पहले 41 थी और वर्तमान में 47 आती है। वैसे परिसीमन आयोग को 2002 ईस्वी में परिसीमन नहीं हो सका था। कहाँ पर? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड में और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम के बारे में कि भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों की वरीयता क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले तो आते हैं राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल और अपने राज्यों मतलब कि जो अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आएंगे, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष और फिर केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के विपक्ष के नेता और 7 का के अंतर्गत आएंगे भारत रत्न सम्मान से धारक, फिर राजदूत आएंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आएंगे, फिर राज्यसभा के उपसभापति आएंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष आएंगे, योजना आयोग के सदस्य व मंत्री, भारत के महान्यायवादी 11वें नंबर पर आएंगे
फिर मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश से सभी आपके भारत के न्यायवादी के साथ आएंगे। 12वें नंबर पर जनरल तथा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष आते हैं। और भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार होता है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 का की स्थिति प्रदान की हुई थी, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष में दर्जा दिया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट राजभाषा के बारे में, जो कि अनुच्छेद 200, 343 से 351 तक है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है और राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बीजे खरी की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन किया है और संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं में राजभाषा को मान्यता दी गई है, जिसमें आती है आपकी असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो ये आपकी टोटल 22 भाषाएं आती हैं, जिसे 1967 में संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में संविधान के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को जोड़ा गया। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में भाषाओं को जोड़ा गया। राज्य की भाषा के बारे में बात की जाए तो राज्य की भाषाओं को संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि के द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उपयुक्त उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका संविधान में ठीक से पहले प्रयोग किया जाता रहा है। तो इसके संदर्भ में तो आपकी केंद्र में जो आर्टिकल आता है वह 343 के अंतर्गत और 44 के अंतर्गत राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देता है और आपके 345 के अंतर्गत राज्यों के संदर्भ में भाषाओं में आता है। अब आता है इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों में मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है, जिसने आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा में कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू एवं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा में कोकबोरोक, मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक सीमित नहीं है। राज्यों के परस्पर संबंधों में या संघ राज्यों के परस्पर संबंधों की संघ की राजभाषा को प्राधिकृत भाषा माना जाएगा, परंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा, जो कि अनुच्छेद 346 के अंतर्गत आता है। अब आता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का विधानमंडलों की भाषा के बारे में कि संविधान के प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान ना किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा में अंग्रेजी भाषा होगी और संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे और संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है और इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया और भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट आता है आपात उपबंध के बारे में कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल आता है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि घोषणा करता है कि इसमें किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार उद्घोषणा में संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में से की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है।
यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया या लोकसभा का विघटन 1 माह के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो इस स्थिति में आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होती है, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस लेने ही पड़ती है और आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को और जब सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति को और जब सत्र ना चल रहा हो तब दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंतर्गत लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। अब आता है आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में कि जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो उसके प्रभाव होते हैं। पहला कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यालय के अधीन हो जाती है। दूसरा, संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के संबंध में विषयों में विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है और राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती और संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है और संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन या वित्त को कम या समाप्त कर सकता है और ऐसे संशोधन उस वित्त की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिससे आपातकाल समाप्त होता है। अब आता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। और उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा जो कि 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 319 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर इससे संबंधित होता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा 6 मूल अधिकारों को कम करने या हटाने के लिए कानून बना सकती है, अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकती है और ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर जो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है तो चुनौती नहीं दी जा सकती और जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। और 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना को 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें प्रथम अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, और दूसरे केवल उन विधियों पर जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्य मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में बात की जाए तो अनुच्छेद 359 जो है वह राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होते हैं और यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकारों को रोकने और हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकते हैं या कार्यकारी कदम उठा सकते हैं और ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है जब यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता हो। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 359 के तहत 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त होता है जो आपातकाल से संबंधित होती है और उन विधियों या कार्यों को नहीं जिनके तहत ये बनाए गए होते हैं।
अब अंतर देख लेते हैं 358 और 359 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित होता है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन होता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देती है और दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता और राष्ट्रपति को आदेश देता है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होता है तो लागू होगा, ना कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होगा। 358 और अनुच्छेद 358 और 19 के अंतर्गत आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है और यह अवधि संपूर्ण आपातकाल की अवधि या अल्पावधि के लिए हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में और अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष पर लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है और अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जाता है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा को चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी और यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। दूसरी आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई थी और तीसरी बार घोषणा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी और दूसरी और तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस लिया गया था। अब आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर दी जाती है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथों में ले लेता है और राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद में अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 माह की होती है और अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इसके अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है और सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी को पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था और सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आपातकाल आता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है और वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो तो दोनों महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है और इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वित्तीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा संघ एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जाती है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्तीय विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जा यानी कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 काफ़ी चर्चित है तथा विवादित भी रहा है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं कि अनुच्छेद 370 का 1 का क्लॉज का में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 का क्लॉज 1 का खा कहता है में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में
भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी? इनके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं, जैसे संघ की शक्ति संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों पर सीमित होती है जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है, और कोई विषय विलय पत्र के निर्दिष्ट विषयों जिसमें प्रतिरक्षा, विदेश मामले और संचार का हिस्सा है या नहीं, इनका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके भारत के राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर कोई विषय या विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होती है। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों पर सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने देश द्वारा घोषित करता है। 370 के वन के क्लॉज के सब क्लॉज गाग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 आता है। अनुच्छेद 370 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज घ में का बताया गया कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में 2 नियम हैं। पहला तो ये कि अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। दूसरा ये कि जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों पर भिन्न किसी विषय से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 के क्लॉज 2 के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना कर सके। अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 के संबंध में इस बात की से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसी अपवादों तथा सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा तो वह निर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो। अब आता है अनुच्छेद 370 बात 35 को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार क्या थे। इनके बारे में कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ अलग संविधान का और ध्वज था। प्रदेश से बाहर लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेश मामले, संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी चाहिए होती थी। अब आता है जम्मू कश्मीर में कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। और राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन का लगाए जाने का प्रावधान है, और सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आईपीसी लागू नहीं होती थी, और यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। बाहरी राज्यों का व्यक्ति ना मतदान कर सकता था, ना ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में राज्यसभा में से 5 अगस्त और लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति थी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे। इसमें एक जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर रहेगी, दूसरा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह होगी। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, और लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू और RK माथुर हैं। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 114 सीटें। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों के मनोनयन भी कर सकती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों के आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान, अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा, नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा, और राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS एवं IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों एवं नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिली विशेष अधिकार खत्म हो जाएगा, और यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा।
सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य हैं और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गया और 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपने 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण का काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं और इनमें 6 सीटें जम्मू कश्मीर और 6 सीटें जम्मू की और 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ी है, जिसमें 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हो गई हैं और इसमें 7 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और आरक्षण का रोस्टर बदला है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें कश्मीर संभाग की 3 सीटें हैं। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया है और प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे और लोकसभा की सभी सीटें सामान्य होंगी। परिसीमन की कुछ अन्य सिफारिशें की गई हैं, जिसमें परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें, पीओजे के विस्थापितों के लिए कुल सीटों का प्रावधान करने की केंद्र सरकार में सिफारिश की है और ये सीटें पूर्व में विधानसभा की एक निर्धारित 90 सीटों के अलावा होंगी और कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से 1 सीट महिला के लिए आवश्यक हो और इसमें पुदुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह भी इन्हें अधिकार दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। यहाँ पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ शुरू करेंगे और यहाँ आपका जो पॉलिटी का जो सेशन होगा इसके अंतर्गत फिनिश हो जाएगा। जो आपकी जो लास्ट क्लास होगी तो वो पॉलिटी की होगी, फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट इसमें शुरू किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।